सॉरी बेटा, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। बेटा आप मुझे काइंडली लास्ट टाइम कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको विजिबल है स्क्रीन। बेटा आप जिन बच्चों को नहीं विजिबल, एक दफा अपने पेज को ना रिफ्रेश कर लिया करें, क्योंकि समटाइम आपके पेज की तरफ से कोई इशू होता है, इस वजह से आपको नहीं आ रही होती। सना महबूब कह रही है यस, सो इट्स मीन स्क्रीन विजिबल है। चलिए बेटा, आई एम होपफुल कि अब आपको ओके, दैट्स गुड जवेरिया। ओके सो लेट्स स्टार्ट बेटा। अब मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रहा हूँ और साथ ही हम जो है वो लेक्चर को जल्दी से आज वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आज का हमारा लेक्चर एक सम सॉर्ट ऑफ रिवीजन लेक्चर है। सो आई एम वेरी मच होपफुल कि चीजें आपको क्लियर होंगी जिन बच्चों ने पहले जो है वो सेशन अटेंड किए हुए हैं, डेमो सेशन। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बेटा, उनके लिए भी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हर चीज में दोबारा से आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। Okay, so let's start the recording first. Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start our first chapter from the biochemistry, that is carbohydrates. So बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को आपने समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिटरल मीनिंग्स को समझना है। बेटा मेरा हमेशा से कहना होता है स्टूडेंट्स को कि बेटा जब कभी आप न्यू मेडिकल टर्मिनोलॉजी को देखें तो पहला काम जो आपने करना होता है उसके लिटरल मीनिंग्स को समझने की कोशिश करनी है कि जो वर्ड है उसका लफ्जी मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है। तो बेटा जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट है दैट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ओके, वन इज कार्बो एंड सेकेंड वन इज हाइड्रेट्स। ओके, सो हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है कार्बो और एक वर्ड है हमारे पास हाइड्रेट्स। सो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को समझने के लिए आपने यूं समझना है कि इसकी हिस्ट्री जो है वो बड़ी ही डाइवर्स किस्म की है। शुरू के वक्तों में साइंटिस्ट जो है वो इसको कुछ और समझते थे, जो ही वक्त गुजरता चला गया तो साइंटिस्ट ने अपनी डेफिनेशंस को चेंज करना स्टार्ट किया। जो शुरू के वक्त के साइंटिस्ट थे उनका ये मानना था कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दीज आर एक्चुअली हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड कार्बन्स का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक कार्बन मॉलिक्यूल है और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, हाइड्रेट्स का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज अटैच्ड विद इट कंटेन्स वाटर। सो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला साइंटिस्ट ने बनाया था जो कहता था कि हमारे पास कोई कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट होगा अगर वो जनरल फॉर्मूला CnH2ON को फॉलो करेगा। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, उसके अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर n की जो वैल्यू है वो क्या है, 3। बेटा n से मुराद हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है किसी भी कंपाउंड के अंदर। लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि n से यहाँ हमारी मुराद 3 कार्बन एटम्स है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें अगर हम पुट करेंगे तो दैट विल बी C3H2O और उसके बाहर भी हम लिख देंगे 3। तो बेटा जब हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, C3H6O3। ठीक है, सो बेटा ये हमारे पास जो एक कंपाउंड है ये ग्लिसरल्डिहाइड होता है और ये कंसीडर किया जाता है टू बी अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बट बेटा इस डेफिनेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। हमने बाद में ऑब्जर्व किया कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि हाइड्रेटेड कार्बन्स तो हैं, यानी वो इस जनरल फॉर्मूला CnH2ON को फॉलो तो करते हैं बट स्टिल दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और उसके एग्जांपल में बेटा हमारे पास है एसिटिक एसिड। बेटा अगर आप इसके फॉर्मूला को देखेंगे तो दैट इज C2H4O2। ठीक है बेटा, और ये फॉलो कर रहा है हमारे पास CnH2ON वाले फॉर्मूला को अगर हम n की वैल्यू जो है वो 2 कंसीडर कर लें। ठीक है, और लैक्टिक एसिड की बात करें तो बेटा इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड की तरह ही होता है, जिसमें C की वैल्यू जो है वो 3 है, सॉरी n की वैल्यू जो है 3 है। तो बेटा ये भी जनरल फॉर्मूला C3H6O3 ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। देखिए बेटा जिस तरीके से हमने ग्लिसरल्डिहाइड के लिए बात की थी, इसी तरीके से लैक्टिक एसिड भी जो है वो इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब हम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं तो बेटा हमें ये पता चलता है कि दीज कंपाउंड्स आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली।
आपको पता है कि बेटा एसिटिक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक स्पेसिफिक क्लास, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, उससे बिलोंग करते हैं। बोथ ऑफ देम आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी ये जो डेफिनेशन जो साइंटिस्ट ने पुराने वक्तों में बनाई थी कि दीज आर एक्चुअली द हाइड्रेटेड कार्बन्स, ये नल एंड वॉइड हो गई। ठीक है, एक एक्सेप्शन हमने ये देखी। दूसरी एक्सेप्शन बेटा हमने डिऑक्सीराइबोज की देखी। बेटा अगर हम इस फॉर्मूला के तहत अगर इस डिऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला जो है वो फाइंड करने की कोशिश करें, तो फॉर्मूला में अगर n की वैल्यू हम पुट करें 5, बिकॉज वी नो कि राइबोज शुगर उसको कहते हैं जिसमें 5 जो है एटम्स होते हैं, 5 कार्बन एटम्स होते हैं। तो बेटा इसका फॉर्मूला ये बनना चाहिए था C5H10O5। ठीक है, बट एक्चुअली बेटा अगर हम डिऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला देखें तो दैट इज C5H10O4। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर एक ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो चुका होता है, इसीलिए तो इसको हम डीऑक्सी कहते हैं कि हमारे पास एक ऑक्सीजन रिमूव है। पोजीशन 2 के ऊपर बेटा जब हम एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो राइबोज जो है वो डिऑक्सी राइबोज में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा अगर हम इस जनरल फॉर्मूला के तहत देखें तो ये फॉर्मूला होना चाहिए था C5H10O5। ठीक है, बट एक्चुअल में बता रहा हूं कि हमारे पास डिऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O4, यानी जो हमने जनरल फॉर्मूला डिवाइस किया था कार्बोहाइड्रेट्स के लिए उसको ये फॉलो नहीं कर रहा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि हमने ये जो डेफिनेशन की थी कि हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2ON होता है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये डेफिनेशन तो हो गई गलत। ठीक है बेटा, अब हमारे पास सवाल ये है कि सर हमारे पास जो मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्या है? सो लेट्स मूव टुवर्ड द मॉडर्न डेफिनेशन। बेटा मॉडर्न डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि हर वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट होता है जो ये दो कंडीशंस फुलफिल करे। कौन सी दो कंडीशंस? नंबर 1, दे शुड बी पॉलीहाइड्रोक्सी। पोली मीन बेटा मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा। हाइड्रोक्सी का मतलब हो गया जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेटा क्या होता है? यू ऑल नो वेरी वेल, OH। बेटा OH जो होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बेटा ये आपने पढ़ा हुआ है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि ROH जो है ये बेसिकली एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। सो बेटा अगर किसी कंपाउंड के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो ये पहली शर्त पूरी कर रहा है हमारे कार्बोहाइड्रेट होने की। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है कि दे शुड बी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन्स, या तो उनके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए या उनमें कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है बेटा? यू ऑल नो वेरी वेल कि C के साथ जब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच हो और एक तरफ उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो तो बेटा ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और कीटोन किसे कहते हैं? जिसमें C डबल बॉन्डेड O ऑक्सीजन होता है और उसके साथ बेटा दोनों तरफ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो ऐसे कंपाउंड को हम कीटोन कहते हैं। ठीक है बेटा, सो हमारे पास जो शर्त है किसी कंपाउंड के कार्बोहाइड्रेट होने की, उसमें पहली शर्त क्या है कि उसमें मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि आइदर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो आइदर उसमें कीटोन ग्रुप हो। ठीक है बेटा, आप सिंपली अगर पेपर में ये लिख देते हैं डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स, तो बेटा योर डेफिनेशन इज 100% परफेक्ट। ओके, बट बेटा जो आपकी बुक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन आर कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस दीस सब्सटेंसेस ऑन हाइड्रोलिसिस। ये उसने उल्टी बात कर दी है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ें तो उनको तोड़ने पे उनकी हाइड्रोलिसिस करने पे भी हमें ऐसे ही कंपाउंड मिलने चाहिए जिनसे ये बने हुए हैं। यानी जब कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या दो चीजें आनी चाहिए? मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आने चाहिए यानी अल्कोहल बननी चाहिए, और साथ में या तो एल्डिहाइड्स बनने चाहिए या कीटोन्स बनने चाहिए। ठीक है बेटा, सो बेटा दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन। या दूसरे लफ्जों में आप कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो? कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड which produce polyhydroxyl groups as well as aldehyde or ketonic group on hydrolysis। ठीक है बेटा,
आप किसी तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स को। ओके, आई एम होपफुल कि क्लियर होगा कि हमारे पास क्या डेफिनेशन है। नो लेट अस जस्टिफाई आवर डेफिनेशन। जो हमने अभी डेफिनेशन की है कि दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन, इसको जस्टिफाई करते हैं। ये बेटा मल्टीपल मैंने कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले की हुई हैं। इनमें से हम एक दो एग्जांपल को देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम डी फ्रुक्टोज की एग्जांपल को देखते हैं और डी मैनोज की एग्जांपल को देखते हैं। अब बेटा हमने दो शर्तें पूरी करनी है तब हम इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। उनमें पहली शर्त क्या है बेटा कि इनमें मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए। सो लेट्स सी बेटा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है, 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 इसी तरीके से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है। सो मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। सो पहली शर्त तो हमारे पास पूरी हो गई। ठीक है बेटा, कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सिल कंटेनिंग ग्रुप। दूसरी चीज हमने क्या प्रूव करनी है, दे शुड बी आइदर एल्डिहाइड आर कीटोन। अब बेटा इस कंपाउंड आप डी फ्रुक्टोज को देखो तो इसमें आपको ये सी डबल बॉन्डेड ओ ऑक्सीजन नजर आ रहा है और दोनों तरफ आपको एक अल्काइल ग्रुप नजर आ रहा है। ऊपर आपको CH2OH नजर आ रहा है और नीचे तो इतना बड़ा आपको अल्काइल ग्रुप नजर आ रहा है। सो बेटा ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, कीटोन है। ठीक है, सो डी फ्रुक्टोज जो है वो कीटोन है और इसके अंदर मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। सो इट इज फुलफिलिंग बोथ कंडीशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। So we can label D-fructose to be a carbohydrate according to the modern or the current day definition. Clear? अब हम बात कर लेते हैं डी मैनोज की। बेटा डी मैनोज में अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें भी आपको मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहे हैं एज आई एम लेबलिंग हियर। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसमें आपको सी डबल बॉन्डेड ओ ऑक्सीजन और एक तरफ आपको हाइड्रोजन अटैच नजर आ रहा है। तो इट्स मीन दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। तो बेटा ये भी इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि दिस इज एक्चुअली अ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसमें मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है। So it is fulfilling both definitions of carbohydrate, so we can label it to be a carbohydrate. Clear? बेटा am I clear? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की। बेटा हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोबायोलॉजी। बेटा ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड बायोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ लाइफ। एंड लाइफ में क्या चीजें आती हैं जो हम मेडिकली स्टडी करते हैं, इट इज हेल्थ एज वेल एज डिजीज। सो हम हेल्थ एंड डिजीज में कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर का क्या रोल है इस चीज की डिस्कशन को कहते हैं ग्लाइकोबायोलॉजी। सो वी कैन डिफाइन ग्लाइकोबायोलॉजी एज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ शुगर्स इन ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज डिजीज, कि इंसान की सेहत और उसके अंदर होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है। मतलब कि हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ, और अगर कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट्स के इनटेक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन सी लाइक यू कैन से डिजीजेस हो सकती हैं, इन चीजों को डिस्कस करना, इन चीजों को स्टडी करना कहलाता है ग्लाइकोबायोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास बेटा एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज ग्लाइकोम। ग्लाइकोम किसे कहते हैं, हमारी बॉडी यानी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद तमाम तर शुगर्स को, तमाम तर कार्बोहाइड्रेट्स को, चाहे वो फ्री फॉर्म में हो या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोम। यानी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी शुगर मौजूद हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, उन्हें कलेक्टिवली हम कहते हैं ग्लाइकोम। क्लियर? और थर्ड टर्मिनोलॉजी है बेटा हमारे पास ग्लाइकोमिक्स। ग्लाइकोमिक्स कहते हैं बेटा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ग्लाइकोम। ये जो हमने अभी ग्लाइकोम पढ़ा है ना, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद तमाम तर कार्बोहाइड्रेट्स, बेटा इनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को हम कहते हैं ग्लाइकोमिक्स। और इस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी में बेटा कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं, नंबर 1 जेनेटिक, नंबर 2 फिजियोलॉजिकल एंड नंबर 3 इज पैथोलॉजिकल। अब बेटा आप सवाल पूछेंगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोबायोलॉजी एंड ग्लाइकोमिक्स। तो बेटा दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनर्स। बेटा बहुत सवाल ये पूछा जाता है कि ग्लाइकोबायोलॉजी और ग्लाइकोमिक्स में क्या फर्क है।
तो बेटा यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि हमारे पास ग्लाइकोबायोलॉजी में हम जेनेटिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज को डिस्कस नहीं करते, सिंपली हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ शुगर को डिस्कस करते हैं एंड पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ शुगर को डिस्कस करते हैं। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से मुराद हमारी हेल्थ है और पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट से हमारा मुराद हमारी डिजीज है। सो अगर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के रोल को हम स्टडी करें जस्ट फिजियोलॉजिकल यानी हेल्थ पर्पसेस के लिए एंड पैथोलॉजिकली यानी डिजीज पर्पसेस के लिए, तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोबायोलॉजी। क्लियर? और अगर हम इसके अंदर ऐड कर लें जेनेटिक्स की स्टडी को भी कि हमारे पास वेरियस कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के अंदर जो इन्वॉल्व एंजाइम्स हैं वो कैसे कोड होते हैं हमारी बॉडी में, वो उनकी कौन सी इनहेरिटेंस होती है, वो कैसे हमारे पेरेंट्स से हम में आए ऑफस्प्रिंग्स में कैसे जाएंगे, इन सारी जेनेटिक्स को उसके अंदर कौन कौन सी एंजाइम्स के अंदर म्यूटेशंस आने से कौन कौन सी डिजीजेज हो जाती हैं, अगर हम जेनेटिक एस्पेक्ट्स को भी इन्वॉल्व कर लें देन इट इज कॉल्ड ग्लाइकोमिक्स। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू बेटा ग्लाइकोबायोलॉजी सिर्फ हेल्थ और डिजीज के साथ शुगर का क्या रोल है या शुगर का क्या रिलेशनशिप है इसको डिस्कस करती है, जबकि ग्लाइकोमिक्स जो है वो जेनेटिक बेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को भी डिस्कस करती है कि कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म की जेनेटिक्स बेसिस क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या रोल है, उनके जेनेटिक्स एस्पेक्ट्स क्या हैं, उनके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं और उनके पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। Clear? So ये basic difference और बेटा again I am letting you know this is very important question. Even this is a question that is often asked to the students whom the teacher wants to give distinction. कि बेटा ये important सवाल है एंड इसमें बहुत एक माइनर सा डिफरेंस होता है बिटवीन ग्लाइकोबायोलॉजी एंड ग्लाइकोमिक्स और बच्चों को ये क्लियर नहीं होता। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि इसको मैं जितना आपके लिए इजी कर सकूं उतना इजी करूं। आई एम वेरी मच होपफुल कि अब आपको ये टर्म क्लियर होगी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोबायोलॉजी एंड ग्लाइकोमिक्स। Okay, now let's move toward a very important question that students often ask. पिछला सवाल टीचर्स बहुत ज्यादा पूछते हैं और ये सवाल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सर मैम हम क्यों पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, वी आर गोइंग टू बी अ मेडिकल डॉक्टर, हमें क्यों पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स तो बायोकेमिस्ट को पढ़ना चाहिए, व्हाई वी आर स्टडीइंग कार्बोहाइड्रेट्स। आर इवन इससे भी बड़ा सवाल कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम बायोकेमिस्ट्री ही क्यों पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें तो हेल्थ पढ़ना चाहिए, हमें तो डिजीजेस को पढ़ना चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो आइए इस सवाल का जवाब आज हम समझते हैं कि व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर बायोकेमिस्ट्री। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी के अंदर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आपको पता है हम डेली बेसिस पे जितनी चीजें खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, बेटा ये सारी चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भर भर के मौजूद होता है। इसके साथ आपको पता है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी की मोस्ट ऑफ एनर्जी डिमांड्स को पूरा करते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मेनली एनर्जी जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, दूसरे नंबर पे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ना इस वजह से जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स, बेटा अमाइनो एसिड्स आपको पता है ये प्रोटीन्स बनाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर मेजर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं। और बेटा इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बेटा अगर कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वेरियस प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर कैसे बनती हैं और किस तरीके से स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बन के हमारी बॉडी के ऊपर कवरिंग करती हैं। और बेटा आपको पता है इवन हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर वेरियस प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि सेल की बाउंड्रीज बनाती हैं और वेरियस सेल्स मिलकर ही चूंकि टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। सो इन शॉर्ट हमारे बेसिक लेवल से हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनके बनाने के लिए हमें अमाइनो एसिड चाहिए और अमाइनो एसिड जो है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से निकलते हैं बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द अमाइनो एसिड्स। बेटा यू विल डिस्कस दिस इन द कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म के किस तरीके से जब कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो वो अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, नेक्स्ट बेटा हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं हमारी सेलुलर मेम्ब्रेन्स के अंदर। बेटा यू नो वेरी वेल कि ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या होता है कि लिपिड के साथ जब कोई भी कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाए तो इसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। दिस इज एक्चुअली अ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। इसी तरीके से बेटा ग्लाइकोप्रोटीन इज इट्स आल्सो अ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बिकॉज
बेटा इसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच होती हैं प्रोटीन्स, ठीक है। सो ये बेटा एक्चुअली हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी मेम्ब्रेन्स को बनाती हैं, और इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को समझना बहुत जरूरी है in order to understand the health and diseases. Clear? So that is the reason we are studying biochemistry, and that is the reason we are studying carbohydrates in the biochemistry. ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा इंसेक्ट्स के अंदर भी इनका रोल होता है, इसके अलावा प्लांट्स में भी रोल होता है, बट बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए समझना, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ medical and you are the students of MBBS, and for those students these are not so much important कि आप insects और आप plants को discuss करें, but this is a important thing and for the completeness sake I have added this, क्योंकि इसमें से sometime MCQs आ जाता है कि carbohydrates plants में किस form में मौजूद होते हैं, in the form of cellulose. Clear? बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ ये समझना है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनकी एक स्टोरेज फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। आपको पता है बेटा जब हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं, तो ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर लिवर, ठीक है बेटा। और ये हमारे पास एनर्जी की डिमांड को पूरा करता है जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर फास्टिंग, हमने रोजा रखा हो, तो बेटा उस कंडीशन के अंदर होता ही है कि जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये हमारी एनर्जी की डिमांड को पूरा कर रहे होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज आर आल्सो एक्टिंग एज अ सरफेस मार्कर रिसेप्टर। बेटा हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वेरियस रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनके ऊपर वेरियस ड्रग्स, वेरियस मेडिसिन आके एक्ट करती हैं। अब बेटा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को ही अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिसेप्टर किस मेडिसिन के ऊपर परफॉर्म अच्छा करता है। बेटा मेडिसिन वेरियस रिसेप्टर के ऊपर अटैच होती हैं, वेरियस पे नहीं अटैच होती, बिकॉज दे आर वेरी सिलेक्टिव। तो बेटा कौन सा ड्रग किस रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा, उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, इसको समझने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सरफेस मार्कर के तौर पे काम करते हैं ऑन द मेम्ब्रेन्स। क्लियर? नेक्स्ट बेटा दीज आर आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेटा हमारे सीएनएस के लिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। ये भी आपने याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एज वेल। बेटा ये एमसीक्यूज बनता है, ये एमसीक्यूज बनता है कि सरफेस मार्कर जो है वो किस फॉर्म के होते हैं। बेटा दीज आर एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं और प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेटा ये है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, दैट इज ग्लूकोज। आप ऑप्शन में अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो यू विल गो फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? नेक्स्ट बेटा याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फॉर एग्जांपल डीएनए एंड आरएनए। बेटा डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज मौजूद होता है, विच इज अ शुगर मॉलिक्यूल विच इज अ कार्बोहाइड्रेट। आरएनए के अंदर बेटा राइबोज मौजूद होता है and it is also a carbohydrate molecule. Clear? And last में बेटा ये cellular functioning के अंदर important role play करते हैं carbohydrate like adhesion, growth, fertilization. So बेटा ये सारी चीजें important है for the reproductive structure, for the reproductive system of the human body. So in short बेटा हमारी source of energy carbohydrate, हमारा source of structure carbohydrate, हमारी genetics की वजह carbohydrate, drug के action के लिए receptors carbohydrate, हमारे लिए फास्टिंग के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन करने के लिए, हमारे ऑफस्प्रिंग्स की प्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, एडहेशन के लिए, हर जगह ही कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम वेरी मच होपफुल कि अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम क्यों बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं और फिर बायोकेमिस्ट्री में हम स्पेसिफिकली क्यों पढ़ते हैं इन सारे कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को। तो एटलीस्ट आज आपको ये तो क्लियर हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स हम क्यों पढ़ते हैं। और बेटा ये सवाल ना सिर्फ बच्चे बहुत पूछते हैं, चूंकि बच्चे बहुत सवाल ये पूछते हैं, तो जब एग्जाम बनाने के लिए टीचर बैठते हैं तो वो भी ये सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं कि व्हाट इज द बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा आपने ये सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं, बिकॉज समटाइम ये पूरे 5 नंबर का सवाल आपको आ जाया करता है कि व्हाट इज द बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स। और बेटा आपने सारे पॉइंट्स ऐसे बुलेट्स में लिखेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, okay, now let's move toward the next slide, that is about the classification of carbohydrates. अब बेटा क्लासिफिकेशन जो है वो हमने की हुई है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स। ठीक है,
अब बेटा किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने सैकराइड यूनिट्स हैं? बेटा सैकराइड इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब बेटा अगर उसके अंदर एक सैकराइड यूनिट होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोसैकराइड, अगर उसमें दो होंगे तो बेटा उसको बोलेंगे डाइसैकराइड, ठीक है। और अगर उसमें 3 से लेके 10 तक होंगे तो बेटा यू विल से इट टू बी ओलिगोसैकराइड, ठीक है। अगर बेटा 3 से लेके 10 तक आपके अंदर सैकराइड यूनिट्स होंगे किसी कार्बोहाइड्रेट में तो यू विल से इट टू बी ओलिगोसैकराइड। एंड बेटा अगर आप मोर देन 10 सैकराइड मॉलिक्यूल देखते हो किसी कंपाउंड के अंदर, किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर, तो यू विल लेबल इट टू बी एज पॉलीसैकराइड। क्लियर? ओके। अब जो मोनोसैकराइड होते हैं बेटा, अगर तो इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो तो इसको हम कहते हैं एल्डोज, और अगर उसमें कीटोनिक ग्रुप हो तो बेटा उसको हम कहते हैं कीटोज, ठीक है। एल्डोज की एग्जांपल बेटा है ग्लूकोज और कीटोज की एग्जांपल है फ्रुक्टोज, ठीक है बेटा। हमने डिस्कस भी किया जब हम जस्टिफिकेशन कह रहे थे कि फ्रुक्टोज के अंदर जो है वो कौन सा ग्रुप होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है। सो इट्स अ कीटोज मोनोसैकराइड, ठीक है। डाइसैकराइड्स की बात करें तो बेटा आइदर दे आर रिड्यूसिंग आर दे आर नॉन रिड्यूसिंग। बेटा अगर तो वो रिडक्शन कर दे दूसरे मॉलिक्यूल की तो बेटा हम उन्हें कहते हैं रिड्यूसिंग डाइसैकराइड, और अगर वो रिडक्शन ना करें तो हम उन्हें कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड, ठीक है बेटा। हम डाइसैकराइड्स के ऊपर जब लेक्चर लेंगे तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रिड्यूसिंग डाइसैकराइड्स कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, और नॉन रिड्यूसिंग कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या फीचर्स हैं। अब रिड्यूसिंग की एग्जांपल्स बेटा आप याद कर लें, दैट इज लैक्टोज एंड माल्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग की बेटा एग्जांपल है सुक्रोज। क्लियर? अब ओलिगोसैकराइड की बात करें तो बेटा इसकी एग्जांपल है माल्टोट्राइओज, ठीक है। और पॉलीसैकराइड बेटा दो तरह के होते हैं, आइदर दे आर होम्योपॉलीसैकराइड आर हेट्रोपॉलीसैकराइड। होमोपॉलीसैकराइड की बेटा एग्जांपल है स्टार्च एंड सेलुलोज, जबकि हेट्रोपॉलीसैकराइड की एग्जांपल है हेपरिन एंड हेपरिन सल्फेट। ओके, सो बेटा ये हमारे पास एक ओवरऑल एक जनरल ओवरव्यू है कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन का। बेटा यू शुडंट बी वरीड अबाउट दिस बिकॉज हमने इन सारी क्लासेस को वन बाय वन अपने नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर सीरीज में देखना है। ये एक जनरल ओवरव्यू है, और बेटा समटाइम ये चूंकि पूरे 5 नंबर का आपको सवाल आ जाया करता है पेपर के अंदर के क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट्स, और बेटा एक बुक्स के अंदर नहीं प्रॉपर फॉर्म में फ्लो चार्ट बना होता, तो आई हैव मेड दिस फ्लो चार्ट फॉर यू सो दैट इफ यू गेट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम यू कैन राइट इट इन अ इजियर वे, आपको मेमोराइज करना आसान हो और आप ये फ्लो चार्ट बना सको। क्लियर? Okay, now let's move toward another important SEQ, that is the comparison of classes. हमारे पास बेटा हमने 4 क्लासेस पढ़ी हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। बेटा अब इसमें ना कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कि डाइसैकराइड और ओलिगोसैकराइड को एक ही क्लास मानती हैं, that is named as ओलिगोसैकराइड। बट बेटा जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है लाइक हार्पर्स इलस्ट्रेटेड रिव्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड योर लेनिंजर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बेटा वो ये कहती हैं कि हमारे पास 4 क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, बहरहाल जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछा जाता होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। ओके, सो आई हैव मेड दिस टेबल फॉर यू, you can check out this in TR Note Series Review of Biochemistry book as well. That is actually a book written by me in which I have compiled the notes from more than 11 resources of biochemistry. You can get the details that how to order that book in the description box of this lecture as well, and you can even contact me through my email as well, and I'll let you know all the details about how to order that book as well. So that is the comprehensive notes of the whole biochemistry. Okay, let's move back toward the topic discussion. बेटा हम बात कर रहे थे कि हमारे पास मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। बेटा मोनोसैकराइड इज एक्चुअली अ सिंपल शुगर, oligosaccharide are the complex sugar, and the polysaccharide are the most complex form of the sugar. Clear? सैकराइड यूनिट्स की बात करें तो बेटा मोनोसैकराइड में एक सैकराइड यूनिट होता है, ओलिगोसैकराइड में मैंने बताया 3 से लेके 10 तक सैकराइड यूनिट होते हैं, और बेटा जिसमें 2 होते हैं उसको हम डाइसैकराइड्स कहते हैं। ओके, और बेटा पॉलीसैकराइड्स में मोर देन 10 सैकराइड यूनिट्स होते हैं। क्लियर? सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बेटा मोनोसैकराइड जो है वो इजीली सॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर छोटा होता है। ओलिगोसैकराइड एज कंपेयर टू द मोनोसैकराइड लेस सॉल्युबल होते हैं, बट एज कंपेयर टू द पॉलीसैकराइड मोर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और पॉलीसैकराइड जो है बेटा ये कंप्लीटली इनसॉल्युबल होते हैं, ये बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होते वाटर के अंदर, ठीक है।
हाइड्रोलिसिस की बात करें तो बेटा मोनोसेक्राइड चूंकि सिंपलेस्ट शुगर है, इनको मजीद नहीं तोड़ा जा सकता, सो दे डोंट शो हाइड्रोलिसिस। बट ओलिगोसेक्राइड के अंदर 3 से लेकर 10 तक सेक्राइड यूनिट्स हैं, सो दे कैन बी ब्रोकन डाउन, सो दे शो हाइड्रोलिसिस। सेम इज द केस फॉर द पॉलीसेक्राइड्स, इनमें चूंकि मोर देन 10 यूनिट्स होते हैं तो दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सेक्राइड यूनिट्स। क्लियर? अगर बेटा टेस्ट की बात करें, बिकॉज इट समटाइम कम इन योर एमसीक्यूज एज वेल, तो बेटा मोनोसेक्राइड का स्वीट टेस्ट होता है, ओलिगोसेक्राइड का लेस स्वीट टेस्ट होता है, जबकि पॉलीसेक्राइड जो है वो टेस्टलेस होते हैं। ठीक है बेटा? बेटा अगर आप एग्जांपल ऐड करना चाहते हैं तो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको मल्टीपल एग्जांपल्स बताई। मोनोसेक्राइड में एल्डोज कीटोज आ जाते हैं, जिसके एग्जांपल में फ्रुक्टोज ग्लूकोज हैं। ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर बेटा माल्टोट्रायोज आता है। पॉलीसेक्राइड्स के अंदर बेटा स्टार्च, सेलुलोज, काइटन, मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। ठीक है बेटा? लास्ट स्लाइड्स में आपने ये सारी देखी कि कौन कौन सी हमारे पास एग्जांपल्स हैं पॉलीसेक्राइड्स की, मोनोसेक्राइड्स की और ओलिगोसेक्राइड्स की। ओके? Okay, so that was the first preliminary lecture in which we have discussed the basic things, that what is carbohydrates, what are old definition of the carbohydrates, what are the modern definitions of carbohydrates, and what are the various classification of carbohydrates, why we are going to study carbohydrates in biochemistry, and what is the comparison of the various classes of carbohydrates. Okay, so I am very much hopeful that you have got this. Okay, so with this, our first lecture is concluded. We will continue with the next lecture that will be on isomerism. Okay. So बेटा अभी तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बेटा you can ask. Then I'll move toward the next, that is the second lecture about isomerism. बेटा अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, फिर बेटा मैं नेक्स्ट मूव करूंगा टुवर्ड द आइसोमेरिज्म. Any question, beta? You can unmute yourself as well. Beta, if this is clear to you, at least reply in yes. Okay, that's nice to know that it's clear. बेटा बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी से रिप्लाई करें if it is clear to you. Okay, it's clear, good. Okay, very good. Okay, so let's move toward the next topic, that is isomerism. Good, Ali Riaz. Okay, beta. So without any further delay, let's start our next discussion. Bismillahirrahmanirrahim. So now we are going to start our second lecture on the carbohydrate status regarding isomerism. Beta, this is considered to be the most difficult topic among the students, but I will try my best to make it as much easy as possible. Okay, so just stay with me in order to understand this topic in a better way. Okay, so beta, first of all हम define करेंगे कि what is isomerism. Again, I'll have to explain its literal meaning first of all, then I'll move towards its definition. Beta, iso means same and merism means molecular formula. Their molecular formula are the number of atoms present in any compound. तो बेटा आइसोमेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक से ज्यादा कंपाउंड जो हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है. आइसो मीन सेम एंड मेरिज्म मीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो हमारे पास मल्टीपल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट जब हम उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स को चेक करते हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो हमारे पास डिफरेंट होती है. स्पेस के अंदर उनके इर्द गिर्द मौजूद एटम्स की अरेंजमेंट पोजीशन डिफरेंट होती है. इस चीज को बेटा हम कहते हैं आइसोमेरिज्म. सो इफ two or more than two substance have same molecular formula but different structural formula or spatial arrangement, then it is considered to be the isomer of each other. Clear? अब बेटा इस आइसोमेरिज्म की वजह से कंपाउंड की फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं. बट एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं यहाँ.
जो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं, दोनों का फॉर्मूला जो है बेटा दैट इज C6H12O6। बेटा ये एग्जांपल आप जो है वो लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होता है, दैट इज C6H12O6। बट बेटा अगर आप इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो जो ग्लूकोज है वो हमारे पास एल्डिहाइड शुगर होता है, जबकि हमारे पास जो फ्रुक्टोज होता है वो कीटोज शुगर होता है, उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। सो बेसिकली दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो कि मोनोसेक्राइड्स के अंदर पाई जाती है उनको हम डिस्कस करेंगे। बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बेटा सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, और इस वजह से ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स हैं इनमें कौन कौन से आइसोमर्स पाए जाते हैं। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ये पाए जाते हैं, सेकंड वन इज एनेंशियोमर्स, थर्ड वन इज एनोमर्स जिसको अल्फा बीटा आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, फोर्थ वन इज एपिमर्स, fifth one is diastereomers, and sixth one is optical isomers or optical isomerism. Clear? So we will be discussing one by one to each of them. In today's class we will be discussing the first three types of the isomerism. First one is functional group isomerism, second one is enantiomers, third one is anomerism. Okay, so just stay with me in order to understand these three types of isomerism in better detail. Okay, so first of all, before moving toward the topic of isomerism, मुझे आपको एक concept समझाना है, that is chiral carbon, and this is the core concept for understanding the isomerism. बेटा chiral carbon उस कार्बन को कहा जाता है जो चार different functional group के साथ attach हो। ठीक है बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा ये जो सेंट्रल कार्बन है जिसको मैंने ग्रीन से सर्कल किया हुआ है बेटा, दिस इज एक्चुअली अ कायरल कार्बन। अब आपका सवाल होगा सर कैसे आप कह सकते हैं इसको कायरल कार्बन? माय आंसर इज वेरी सिंपल। मैंने सिंपली डिफाइन किया कि कायरल कार्बन वो कार्बन होता है दैट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अब आप पूछेंगे सर कौन से 4 ग्रुप्स यहाँ अटैच हैं? बेटा फोकस करिए अगर आप अपर साइड पे तो यू कैन फाइंड द एल्डिहाइड ग्रुप ऑन द टॉप, you can find the hydroxyl group on the right side, you can find the hydrogen group. beta hydrogen is itself considered to be the simplest form of alkyl group. याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है ये भी हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्काइल ग्रुप है। और बेटा अगर आप नीचे देखेंगे तो बेटा यहाँ भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप लेकिन बल्कि फॉर्म ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच है जिसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच है। ठीक है बेटा। सो बेटा ये हमारे पास ओवरऑल ऐसा कार्बन है जो कि 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है। तो बेटा इस कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन। क्लियर। सो बेटा कायरल कार्बन किसे कहते हैं या कायरल सेंटर किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन एटम जो कि 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो उसे कायरल कार्बन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इन द गिवन स्लाइड जो सेंट्रल कार्बन है जिसको ग्रीन से लेबल किया गया है दैट इज एक्चुअली अ chiral carbon. Okay, and it determines the number of possible isomers. That is the reason we are discussing chiral carbon here. बेटा कोई कंपाउंड कितने आइसोमर बनाएगा ये डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड के अंदर कितने कायरल कार्बन या कायरल सेंटर मौजूद हैं। बेटा याद रखें कुछ बुक्स में कायरल कार्बन वर्ड यूज किया जाता है, कुछ बुक्स में कायरल सेंटर वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो आपने परेशान नहीं होना इनको देख के। ठीक है बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड कितने आइसोमर बनाता है यूजिंग इट्स कायरल कार्बन नंबर्स। तो बेटा द आंसर इज वेरी सिंपल। देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज वेंट हॉफ। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? वेंट हॉफ। उन्होंने एक रूल दिया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स एनी कंपाउंड एनी कार्बोहाइड्रेट विल फॉर्म। रूल क्या कहता है? नंबर ऑफ आइसोमर इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, कोई कंपाउंड कितने आइसोमर बनाएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए एक जनरल सा फॉर्मूला है 2 की पावर n। एंड बेटा n से मुराद हमारा क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल अब ये जो गिवन कंपाउंड है बेटा इसके अंदर एक कायरल कार्बन है, तो अगर n की जगह हम 1 रखेंगे और 2 की पावर 1 बेटा 2 होती है, सो यू कैन से कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कायरल कार्बन एक होगा उसके 2 आइसोमर्स होंगे। क्लियर। एंड एक अदर एग्जांपल बेटा यहाँ लिखी हुई है कि 2 अगर सेंटर होंगे कायरल सेंटर या कायरल कार्बन तो ऑब्वियसली इट विल फॉर्मिंग
4 आइसोमर्स, ठीक है, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो बेटा इसके 4 आइसोमर्स होंगे। क्लियर? इसी तरीके से अगर बेटा किसी के अंदर 3 कायरल सेंटर होंगे तो 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, यू ऑल नो वेरी वेल। तो बेटा उसके 8 आइसोमर्स होंगे। सो कोई कंपाउंड कितने आइसोमर्स बनाएगा ये सिंपली डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन्स कितने हैं या कायरल सेंटर्स कितने हैं, और सिंपल फॉर्मूला 2 रेज टू पावर n होता है, एंड दिस इज कॉल्ड वैन हॉफ रूल। एंड बेटा दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट एससीक्यू, जो कि आपसे पूछा जाता है, समटाइम वाइवा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज वैन हॉफ रूल। ठीक है, तो आपने नाम सुन के घबराना नहीं है, रूल बहुत आसान है। 2 raised to power n is equals to number of isomers, where n is equals to total number of chiral centers or the chiral carbon present in any compound. Clear? ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा अनदर इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, दैट इज द रेफरेंस मोनोसेक्राइड। बेटा रेफरेंस मोनोसेक्राइड क्या होता है? बेटा जब कभी हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे होते हैं इनटू मोनोसेक्राइड्स, तो देयर इज अ सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जिसको हम ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, उसको हम एज ए रेफरेंस कंसीडर करते हैं। बेटा जब भी हम किसी चीज को डिस्कस करते हैं, किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई रेफरेंस चीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज, अगर आप किसी चीज का वजन तोल रहे हैं तो आपके पास कोई रेफरेंस वेट होना चाहिए। जिस तरह 1 किलो 2 किलो के बाट होते हैं, हमारे पास वो छोटे छोटे वजन के हमने पत्थर रखे होते हैं जिनसे हम कंपेयर करके जो है वो चीजों को डिस्कस करते हैं, कंपेयर करके दूसरी चीजों का वजन, दूसरी चीजों का वेट मालूम करते हैं। इसी तरीके से एक मोनोसेक्राइड के कितने किस किस किस्म के उसके अंदर आइसोमर्स होंगे, इसको हम हमेशा रेफरेंस मॉलिक्यूल के साथ रिलेट करके देखते हैं, और वो रेफरेंस मॉलिक्यूल बेटा होता है ग्लिसरल्डिहाइड। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता होता है बच्चों से कि व्हाई ग्लिसरल्डिहाइड इज टेकन एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल। आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड। बेटा जो चीज जितनी सिंपल होगी उससे चीजों को रिलेट करना उतना आसान होगा। दैट इज व्हाई हम ग्लिसरल्डिहाइड को लेते हैं, क्योंकि ये सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है। मोर ओवर बेटा इसके अंदर एक कायरल कार्बन या एक कायरल सेंटर मौजूद होता है, तो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना बड़ा ही आसान होता है। बेटा मैंने जिस कार्बन को यहाँ लेबल किया है, दीज आर एक्चुअली द कायरल कार्बन्स। बेटा दोनों में अगर आप देखें तो ये 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच हुए हैं। दैट वाज द एग्जैक्टली द सेम एग्जांपल व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। क्लियर? वही देखें, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप है और एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है। और सेम उसका बेटा एक और फॉर्म में यहाँ फॉर्मूला नीचे ब्लू कलर में है, CHO HOH and CH2OH। so 4 different functional groups attached हैं सेंट्रल कार्बन के साथ, जिसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। So in short बेटा अगर आपसे कोई पूछ ले कि why glyceraldehyde is taken as a reference molecule or the reference monosaccharide, answer is very simple. There are the 2 reasons. Number 1, it is the simplest monosaccharide. Second one, it has 1 chiral carbon. Clear? Okay. Now let's move toward the first type of isomerism that we have to discuss. That is functional group isomerism. बेटा नाम हमेशा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, मोस्टली टर्मिनोलॉजी के बेटा अगेन यहाँ भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सो ये ऐसे आइसोमर्स होंगे कि जिनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्यों डिफरेंट होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, अदरवाइज बोथ ऑफ देम विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा इसकी क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं बेटा, ग्लूकोज के अंदर कौन सा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, जबकि बेटा फ्रुक्टोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है? कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा ये नीचे आपको देखने को मिल रहा है हमारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग ट्राइओज। बेटा एक में हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, दूसरे में कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। सो दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? ठीक है बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म की ऐसी टाइप है जो कि डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप की वजह से अराइज करती है। क्लियर? ओके, now let's move toward the next type, that is the enantiomers or the capital D capital L isomerism। बेटा कल के लेक्चर के अंदर हम एक और टाइप पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म की, जिसको स्मॉल डी स्मॉल एल आइसोमेरिज्म कहा जाता है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो बेटा आपने इनको बड़े क्लियरली डिफरेंशिएट करना है कि कैपिटल डी कैपिटल एल का मतलब और होता है, स्मॉल डी स्मॉल एल का मतलब और होता है। ठीक है बेटा, सो अगर कैपिटल डी कैपिटल एल है तो इसका मतलब इनेंशियोमर्स होता है। ठीक है बेटा,
अब इनेंशियोमर्स को समझने से पहले बेटा आपको एक चीज समझनी है, दैट इज द पेनल्टीमेट आर द रेफरेंस कार्बन एटम। ठीक है बेटा, दैट इज द पेनल्टीमेट आर द रेफरेंस कार्बन एटम। सो बेटा पेनल्टीमेट या रेफरेंस कार्बन एटम उस कार्बन एटम को कहा जाता है जो कि टर्मिनल अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन एटम के एडजेसेंट हो। अभी बहुत एक कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, लेट मी एक्सप्लेन इट यू इन इजियर वे। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप देखो डेफिनेशन क्या क्या रही है, टर्मिनल अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन एटम। पहले तो आप टर्मिनल अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन एटम को ढूंढेंगे, फिर उसके एडजेसेंट कार्बन जो होगा उसको आप क्या नाम दे दोगे, पेनल्टीमेट कार्बन या रेफरेंस कार्बन। बेटा पहले हमने कार्बन की टाइप पढ़ी थी, दैट वाज कायरल कार्बन। अब हम कार्बन की टाइप पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट या रेफरेंस कार्बन एटम। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्मिनल कार्बन को देखते हैं। बेटा ये एक हमारे पास टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कहते हैं बेटा एंड पे मौजूद कार्बन को। एक हमारे पास बेटा ये टर्मिनल कार्बन है, ठीक है। अब बेटा हमने देखना है कि इन दो टर्मिनल कार्बन में से ऊपर वाले में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है या नीचे वाले में हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है। तो बेटा आपको भी पता है कि नीचे वाले में OH अटैच है, जबकि ऊपर वाले में C डबल बॉन्ड O यानी एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। सो हमारे पास ये जो नीचे वाला कंपाउंड है, नीचे वाला सॉरी कार्बन है, दैट इज एक्चुअली अल्कोहल कंटेनिंग टर्मिनल कार्बन एटम। बट डेफिनेशन ये नहीं कहती कि टर्मिनल अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन एटम को पेनल्टीमेट कहेंगे, बल्कि उसके एडजेसेंट, उसके बिल्कुल साथ वाले कार्बन को हम पेनल्टीमेट कहेंगे। तो बेटा ये जो सेंटर में यहां बना है कार्बन, that is actually the asymmetric R penultimate R reference carbon atom। ठीक है, इसके तीन नाम होते हैं, asymmetric, penultimate, रेफरेंस। बेटा कोई नाम भी आपसे पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सच अ कार्बन एटम दैट इज एडजेसेंट टू टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम इज कॉल्ड, आंसर इज asymmetric कार्बन, आंसर इज पेनल्टीमेट कार्बन, आंसर इज रेफरेंस कार्बन। ठीक है बेटा, ये तो हमने बेटा डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो पेनल्टीमेट कार्बन है या रेफरेंस कार्बन है वो क्या होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। बेटा इनेंशियोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मुलेशन बिल्कुल सेम होती है, यानी उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होती है अराउंड द पेनल्टीमेट कार्बन एटम। और कौन से एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एटम्स की। ठीक है, अब बेटा अगर आप देखो एक हमारे पास पेनल्टीमेट कार्बन एटम ये है, एक पेनल्टीमेट कार्बन एटम ये है। अब अगर आप बेटा लेफ्ट वाली साइड पे देखो तो यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद है लेफ्ट साइड पे, जबकि अगर आप राइट वाले कंपाउंड को देखो तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है राइट वाली साइड पे। ठीक है, तो बेटा अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। ठीक है, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है, कहां, अराउंड द पेनल्टीमेट कार्बन एटम। सो इनेंशियोमर्स या कैपिटल डी कैपिटल एल आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होगी, सच अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट अराइजेस due to difference in the orientation of hydrogen and the hydroxyl group, कहां, at reference or penultimate carbon atom। ठीक है, सो अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। अदरवाइज बच्चे जब फर्स्ट टाइम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म दैट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द ओरिएंटेशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द रेफरेंस एट द पेनल्टीमेट कार्बन एटम वेयर द carbon atom that is adjacent to the terminal primary alcohol group carbon atom is called penultimate reference carbon atom। तो बच्चे वैसे फेंट हो जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है भाई। ठीक है, तो बेटा अगर आप इस डेफिनेशन को स्टेप बाय स्टेप समझोगे, पहले आप पेनल्टीमेट कार्बन को समझोगे, फिर आप पेनल्टीमेट कार्बन एटम के इर्द गिर्द ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल को समझोगे, तो तब आपको समझ में आएगा कि हमारे पास इनेंशियोमर्स होते क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैपिटल डी आइसोमर कौन सा होता है और कैपिटल एल आइसोमर क्या होता है। सो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। बेटा कैपिटल डी आइसोमर वो होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे मौजूद हो। ठीक है, और कैपिटल एल आइसोमर वो होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद हो। अब बेटा इसको याद रखना बड़ा आसान है, आप सिंपल निमोनिक याद रखें कि कैपिटल एल आइसोमर इज लेफ्ट साइडेड आइसोमर। तो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा दैट विल बी एल आइसोमर। ठीक है, सो कैपिटल एल इस तरह से आप राइम कर लें कि लेफ्ट साइड एल भी लेफ्ट से स्टार्ट होता है और एल से ही एल आइसोमर स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा, सो जिसमें लेफ्ट साइड पे मौजूद होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बेटा उसको आप क्या बोलोगे,
एल आइसोमर, और उसका ऑपोजिट क्या होगा जिसमें राइट साइड पे मौजूद होगा बेटा, उसको हम बोलेंगे डी आइसोमर। ठीक है बेटा। तो बेटा इसमें आप पहले वाले कंपाउंड में देखें ग्लिसरैल्डिहाइड में, तो बेटा इसमें राइट साइड पे मौजूद है, सो दैट इज डी ग्लिसरैल्डिहाइड, जबकि दूसरे वाले कंपाउंड में बेटा लेफ्ट साइड पे मौजूद है, सो दिस इज एल ग्लिसरैल्डिहाइड। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट अब हम लास्ट क्लास डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर की, दैट इज एनोमेरिज्म। अब बेटा इसको समझने के लिए अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनोमेरिक कार्बन एटम या एनोमर कार्बन को समझना है। बेटा ये बहुत आसान है, कायरल कार्बन थोड़ा सा मुश्किल था, पेनल्टीमेट कार्बन उससे मुश्किल था बेटा, लेकिन एनोमर्स कार्बन या एनोमेरिक कार्बन बहुत आसान कॉन्सेप्ट है बेटा। वो कार्बन जो किसी फंक्शनल ग्रुप का पार्ट हो उसको एनोमेरिक कार्बन एटम कहते हैं। अब बेटा आपको पता है कि एल्डिहाइड जो होता है फंक्शनल ग्रुप, उसमें भी सी डबल बॉन्डेड ओ होता है, यानी उसमें भी कार्बन मौजूद होता है। कीटोनिक ग्रुप में भी सी डबल बॉन्डेड ओ होता है, तो उसमें भी सी मौजूद होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप स्लाइड पे ऊपर फोकस करो तो बेटा पहले कंपाउंड के अंदर ये वाला सी, दूसरे कंपाउंड में ये वाला सी जिसको मैंने ऑरेंज से बेटा लेबल किया हुआ है। सो बेटा दीज आर एक्चुअली एनोमेरिक कार्बन एटम्स। ठीक है बेटा। अब बेटा जो एनोमेरिक कार्बन एटम है, अगर एल्डिहाइड की बात करें तो बेटा इट विल ऑलवेज बी द फर्स्ट कार्बन एटम। बेटा अब आपको पता है आयोपैक के नॉमेनक्लेचर के तहत हम हमेशा उस एंड से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम जो एंड फंक्शनल ग्रुप के करीब हो। और आपको पता है कि एल्डिहाइड में एक एंड में एक साइड पे तो हाइड्रोजन लगा होता है, यानी यहां तो कोई अल्काइल ग्रुप लग ही नहीं सकता। सो हमेशा एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन या एनोमेरिक कार्बन पोजीशन 1 पे होता है। बेटा ये एमसीक्यूज भी आता है कि हमारे पास एक एल्डोज शुगर है, बताएं उसमें एनोमेरिक कार्बन किस पोजीशन पे होगा, तो द आंसर विल बी फर्स्ट पोजीशन। समटाइम बेटा एग्जांपल देके वो आपसे एमसीक्यूज पूछ लेता है कि कंसीडर वी आर डिस्कसिंग द ग्लूकोज स्ट्रक्चर, एट व्हाट पोजीशन देयर विल बी एनोमेरिक कार्बन। अब पहले आपने सोचना होता है कि ग्लूकोज क्या है, एल्डोज है या कीटोज है। आपने सोच लिया कि दैट इज एल्डोज। अब एल्डोज का कहां मौजूद होता है एनोमेरिक कार्बन एटम, आपने याद रखना है एट पोजीशन 1। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से एमसीक्यूज आते होते हैं। कीटोन्स में बेटा अब आपको पता है कि सेकंड नंबर पे ही हमेशा होगा, बिकॉज उसके दोनों एंड पे आपको देखने को मिलेगा कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप। तो बेटा हमेशा सेकंड पोजीशन के ऊपर आपको जो है वो सेकंड कार्बन एटम कीटोन्स के अंदर एज ए एनोमेरिक कार्बन देखने को मिलता है। ठीक है बेटा। सो ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देख लिया कि एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है। कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज द एनोमेरिक कार्बन एटम। इन एल्डोज शुगर इट इज द फर्स्ट कार्बन एटम, इन कीटोन शुगर इट इज सेकंड कार्बन एटम। ठीक है बेटा। एंड अब एनोमेरिज्म को समझते हैं। Such a type of isomerism that arises due to difference in the orientation of hydrogen and hydroxyl group। बेटा यहां तक तो सेम डेफिनेशन है जो हमने एनेंशियोमर्स की पढ़ी थी। अराउंड विच कार्बन एटम, एनेंशियोमर्स में हमने पढ़ा था अराउंड पेनल्टीमेट कार्बन एटम, आर रेफरेंस आर एसिमेट्रिक कार्बन एटम, और एनोमेरिज्म में हम बात कर रहे हैं अराउंड द एनोमेरिक कार्बन एटम। तो बेटा कार्बन की वेरियस टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल अनएबल बी अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। आपको कायरल कार्बन का पता होना चाहिए, पेनल्टीमेट कार्बन का पता होना चाहिए, और एनोमेरिक कार्बन का पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है म्यूटा रोटेशन। बेटा म्यूटा रोटेशन की अगर आप बात करें तो अगेन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। म्यूटा मीन change and rotation mean optical rotation. So change in the optical rotation of a compound due to attaining of equilibrium, ठीक है बेटा, is called as muta rotation। बेटा एक साइंटिस्ट थे अगस्टिन पायरे डेब्रू फॉल्ट। ठीक है बेटा, ये मेरे मुंह पे भी नहीं लफ्ज आता होता बेटा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये डाटा जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस से, अदरवाइज बेटा ये कहीं नहीं आपसे पूछा जाता। अगस्टिन पायरे आप इतना भी याद रख लो तो वो भी इनफ है बेटा। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे पास जो एनोमर्स की वेरियस टाइप्स होती हैं, अल्फा एनोमर्स और बीटा एनोमर्स, ये अपनी रोटेशंस चेंज करते रहते हैं। ठीक है। और जब इनमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, यानी ऐसा पॉइंट जहां अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म इक्वल अमाउंट में इक्वल कंसंट्रेशन में पाए जाएं,
उस कंडीशन में इनकी ऑप्टिकल रोटेशन का एंगल जो है वो डिफरेंट हो जाता है। बेटा ऑप्टिकल रोटेशन हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़नी है, तब आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या चीज होती है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए समझें कि म्यूटा रोटेशन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास एनोमेरिक कार्बन एटम के इर्द गिर्द हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के डिफरेंस होता है, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एनोमर्स। और जब एनोमर्स इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं तो उनके अंदर उनकी ऑप्टिकल रोटेशन का एंगल चेंज होता रहता है, ठीक है बेटा। इस चीज को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। So change in the optical rotation. Word self-explanatory. Muta mean change and rotation mean optical rotation. So change in the specific optical rotation. Why this happened? Because of the change in the equilibrium between the two anomers. ठीक है? When the corresponding stereocenter interconvert, जब एक फॉर्म किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो इनके स्टीरोसेंटर यानी इनके एनोमर्स और इनके कायरल सेंटर सब चेंज होते हैं, ठीक है। और उस चेंजिंग की वजह से इनकी रोटेशन का एंगल चेंज हो जाता है। इस चीज को हम कहते हैं बेटा म्यूटा रोटेशन, ठीक है बेटा। और ये हमेशा वो कंपाउंड ही शो करते हैं जो कि साइक्लिक शुगर होते हैं। बेटा जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बिल्कुल भी म्यूटा रोटेशन शो नहीं करते, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ठीक है बेटा। अब एग्जांपल से डिस्कस करते हैं हम म्यूटा रोटेशन को। बेटा हमारे पास एग्जांपल है यहाँ ग्लूकोज की। बेटा जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है इसका एंगल ऑफ रोटेशन या इसकी ऑप्टिकल रोटेशन होती है 112.2 डिग्री, ठीक है बेटा। जबकि हमारे पास जो बीटा डी ग्लूकोज है इसकी ऑप्टिकल रोटेशन होती है 18.7 डिग्री, ठीक है बेटा। अब जब ये अपनी रोटेशन चेंज करते हैं, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है, बीटा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है, और एक पॉइंट आता है कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, और इस इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे इस मिक्सचर की जो रोटेशन होती है दैट इज 52.7। सो चेंज आ रहा है रोटेशन के अंदर, अल्फा फॉर्म में और था एंगल ऑफ रोटेशन, बीटा फॉर्म में और था, और जब इनका इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो गया तब और था। अब बेटा एक चीज यहाँ याद रखनी है कि बहुत से बच्चे इक्विलिब्रियम को ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम के पॉइंट के ऊपर 50% अल्फा डी ग्लूकोज होगी और 50% बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म होगी। बेटा ऐसी गलती नहीं करनी। जब हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का इक्विलिब्रियम डेवलप होता है तो उस मिक्सचर के अंदर बेटा याद रखना है 63% अल्फा एनोमर होते हैं और 36% बीटा एनोमर्स होते हैं। ये तो 99 बना, 1% किधर गया बेटा? 1% जो है वो कभी अल्फा फॉर्म में ही रह जाते हैं, कभी बीटा फॉर्म में ही रह जाते हैं, कभी थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सो बेटा 1% का यहाँ याद रखना है। उसका समटाइम हमें समझ ही नहीं आती कि वो अल्फा फॉर्म में है, बीटा फॉर्म में है या किस फॉर्म में है, सो इस वजह से हम उसे एक्सक्लूड कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि जब कभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है उस दौरान हमारे पास 63% अल्फा एनोमर्स होते हैं, 36% बीटा एनोमर्स होते हैं, और इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो ऑप्टिकल रोटेशन का एंगल है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का 112.2 होता है, जबकि बीटा डी ग्लूकोज का 18.7 होता है। और जब इनका इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है जिसमें 63% अल्फा फॉर्म, 36% बीटा फॉर्म एंड 1% अननोन फॉर्म होती है, उसका एंगल ऑफ रोटेशन, उनका ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन 52.7 होता है। ठीक है बेटा। So that was all about for today's discussion, in which we have discussed the three types of isomerism, जिसमें हमने chiral center, chiral carbon पढ़ा, एनोमर्स पढ़े, एनोमर्स में एनोमेरिक कार्बन क्या होता है वो पढ़ा, इनएंशियोमर्स पढ़े, इनएंशियोमर्स में कैपिटल डी कैपिटल एल आइसोमर्स कब होते हैं वो पढ़ा। फिर हमने ये चीज डिस्कस की कि पेनल्टीमेट और रेफरेंस कार्बन क्या होता है। आई एम वेरी मच होपफुल दैट यू विल be able to understand all the concepts of these types of isomerism. In the next lecture, we will be continuing the next three types of isomerism, and they are the simplest type of isomerism. ये isomerism की types जो हैं वो थोड़ी सी explanation required करती और इनको समझना बहुत जरूरी था। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि अब आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि हमारे पास वेरियस जो है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कौन कौन सी हैं और उनका क्या मतलब है। ठीक है बेटा। सो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म्स के साथ।